हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एसबीआई पीओ 2026 के लिए टारगेट कर रहे होंगे, बट आपने देखा होगा कि अभी मार्केट में ऐसे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है एसबीआई की तरफ से कि इस टाइम पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो ये इस डेट से लेकर इस डेट के आसपास है। ऐसा कोई ऑफिशियली हमें पता नहीं है, बट वही अंदाज़ा हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि चलो इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। बट ये एक अनसर्टेन टाइम है जो अभी हमारे साथ पास है, राइट। और इस अनसर्टेन टाइम में काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं अपनी तैयारी के लिए, और उसमें से ही काफी सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि स्लो डाउन हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंट रहने नहीं रहते हैं। और बहुत सारे तो ये करते हैं कि आपका एग्जाम उनको मतलब एग्जाम ऐसा लगता है कि बहुत दूर है और फिर कुछ टाइम बाद शुरू करेंगे, अभी के लिए पॉज कर सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है। बट जब एंड टाइम आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और उसी टाइम पे हमें सब कुछ याद आता है, राइट। तो इस अनसर्टेन टाइम को आपको एफिशिएंटली यूज करना है, बिकॉज ये जो समय है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस टाइम इफेक्टिवली, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कब नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही वैसे बैंकिंग एग्जाम्स को देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि एक आइडिया ले पाएंगे। नेक्स्ट, आपके क्या जो आपका नोटिफिकेशन है अभी नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस समय पर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कंसिस्टेंटली, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और कंसिस्टेंट कैसे रहना है इस पे हम बात करेंगे। एंड आपका जो ओवरऑल स्टडी प्लान होगा वो कैसा रहना चाहिए और इस टाइम को आपको कैसे यूज करना चाहिए, डेली आप क्या प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज याद रखना कि ये जो प्रीवियस ईयर का सोर्स होता है ये काफी जरूरी होता है आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। और यहाँ पे ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। इनके अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स प्लस उनकी आंसर कीज मिलेगी, जिससे आप ये आइडिया लगा पाओगे, ये समझ पाओगे कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री है, तो आप इनको इजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस करिए एंड देन एनालाइज करिए। ये प्री के लिए भी है, आपका मेंस के लिए भी है, बोथ पीओ एंड क्लर्क एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि आप जो आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन है कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं गाइस कि देखो, हमारे पास जो समय है ना, मतलब आफ्टर द मे वाला पार्ट, ठीक है। तो मे के बाद आप कभी भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई पीओ की, या मे में ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाए या जून में आ जाए। तो इस टाइम को ध्यान रखना, बिकॉज हम थोड़ा सा ज्यादा रेडी होके चलेंगे कि है ना। तो आफ्टर मे आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और साथ में फिर आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसी के 1 मंथ बाद, जैसे मान लो आज 25 को आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तो 20 दिन बाद आपका फिर 20 या 1 महीने बाद आपका जो मतलब जो लास्ट डेट होता है, जैसे 25 को नोटिफिकेशन आ गया, फिर 20 डेज का आसपास या 25 डेज का आसपास का आपको यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलता है। फिर उसके करेक्ट 1 मंथ बाद आपको, मतलब 30 दिन लगा लो, 30 दिन बाद आपको यहाँ पे प्री का एग्जाम होता है। तो बेसिकली नोटिफिकेशन के बाद से लेकर आपके पास 50 दिन का टाइम होता है प्रीलिम्स के एग्जाम के, और उसके 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो थोड़ा साइकिल हमारा क्या हो जाता है, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, बिकॉज उसके बाद ऐसा नहीं कि एसबीआई ही है, बहुत सारे और एग्जाम्स भी आपके इन फ्यूचर आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मई तक आपको रेडी रहना है, एटलीस्ट आप प्रीलिम्स तक के लिए रेडी रहें। मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप वहां पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड जो आपका नोटिफिकेशन का टाइम रहेगा आफ्टर मे, आपको कभी भी रेडी रहना है। तो तब तक के इसी टाइम तक के लिए आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल इस तरीके से प्लान करना है, स्टडी प्लान इस तरीके से बनाना है कि आप मई तक अपना जो सिलेबस है एटलीस्ट कवर कर लें अच्छे से, प्री तक के लिए, मेंस तक के लिए, जितना भी आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी, तो अभी हम करें क्या, राइट। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना है, बिकॉज यही जो है, यही जो टाइम है ना गाइस, आप लोगों को पता नहीं है, बिकॉज हम
इसको हल्के में ले लेते हैं, है ना। तो ये जनवरी से लेकर जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है ना, वो आपको बहुत अच्छे से यूज करना होता है अपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बिकॉज आपको पता होगा कि एक नोटिफिकेशन आता है, फिर उसका प्रीलिम्स हो रहा होता है, फिर दूसरे का नोटिफिकेशन आ जाता है, ऐसे में बहुत ज्यादा चीजें हमारे माइंड में हो जाती हैं और हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो अगर आप सही चीजें प्लान करके चलोगे, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करते हैं ना, तो आफ्टर द नोटिफिकेशन उन्हें सिर्फ रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट देने होते हैं और इम्प्रूवमेंट करना होता है, और उसी हिसाब से उनको वो ज्यादा अच्छा यहाँ पे एग्जाम में स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको वन बाय वन किन चीजों पे फोकस करना है अभी के इस टाइम पे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए, बिकॉज आपको पता होगा यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश जो है आपका आता है एग्जाम में, मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। तो इन जो तीनों सेक्शन है उसमें बेसिक्स से चीजों को अच्छे से कवर करिए, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को भी साथ साथ तक कवर करते हुए चलिए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करना है। अभी आपको क्या करना है, वीक एरियाज पे भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मान लो क्वांट्स मेरा वीक है, मान लो मेरा रीजनिंग वीक है, या फिर इंग्लिश वीक है, तो उस हिसाब से उन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे वीक एरिया ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके क्या होता है, अरिथमेटिक सेक्शन में स्पीड नहीं बन रही होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन कई बार समझ नहीं आ रहा होता है, या फिर स्पीड नहीं बन रही होती है, कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लग रहा है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, स्पीड नहीं बन रही है अगेन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कई बार क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, या फिर अगेन हम इसमें टाइम लगा दे, 10 मिनट लग जा रहा है, राइट। बाकी जो लोग हैं वो कम टाइम लगा रहे हैं, हम ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये हमारे कई बार वीक एरियाज हो जाते हैं। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन या कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके होते हैं उसमें हम यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, हिंदी मीडियम से होते हैं काफी लोग, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करनी पड़ती है, ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको स्टडी हैबिट बनानी है। एक स्टडी हैबिट क्यों, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होता है कि हमें चैलेंजेस होते हैं, फेस करना पड़ता है। मतलब जैसे कि आप लगाओ, आपने स्टार्ट किया, राइट, और पहले पहले तो बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग पहले पहले तो अच्छा पढ़ लेते हैं, है ना, हम अच्छे से कवर करते हैं सारी चीजों को कुछ दिनों तक के लिए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मोमेंटम हमारा लूज हो जाता है, वो हम कैरी ऑन नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी बड़ी हमको यहाँ पे मतलब नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं उस चीज को। तो यही आपको हैबिट बनानी है, लॉन्ग सिटिंग जो आपकी स्टडी हैबिट्स है वो आपको बनानी है, ताकि आप मेंस तक के लिए इसको यूज कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज है आपकी गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं कि आपका नेक्स्ट आपका क्या है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है कैसे आप बिल्ड करोगे। बिकॉज अभी जो टाइम है, आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको कहा, आपको स्टडी हैबिट बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, और ऐसे लॉन्ग सिटिंग आवर्स थोड़ा सा रखने पड़ेंगे कि 2-3 घंटा या फिर एटलीस्ट 1 आवर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप वहाँ पे कुछ भी पढ़ पाओ, कुछ भी प्रैक्टिस कर पाओ। बिकॉज अगर हम किसी तैयारी में नहीं है ना, तो हमारे पास आधा घंटा भी फोकस के साथ पढ़ना एक्टिवली वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारा ध्यान भटकता रहता है। तो ये हैबिट को बिल्ड करो इस समय के दौरान। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको डेली स्टडी एक शेड्यूल बनाना है, एटलीस्ट आपको 6 आवर्स तक का रखना है, क्योंकि अब हमारे पास देखो मार्च आ चुका है, आपको पता है, फिर अप्रैल एंड मई आने में टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे ही आपके 60 डेज बीत जाएंगे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 6 आवर्स का रखना है। अगर कोई वर्किंग है, आप कॉलेज करते हो, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट 4 आवर्स तक का आप टाइम निकालिए और कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, और आप अपने वीकेंड्स पे जो आपका डेली आवर्स वाला है उसे कवर कर सकते हो, या डेली जो स्टडी आपकी कमी आ रही है वो आप वीकेंड्स पे भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको 6 आवर्स एटलीस्ट देने ही देने हैं, डेली टाइम जो है आपका पढ़ने का। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस को रेगुलरली, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने सिर्फ वीडियो ही देखी है, 2-3 दिन लगातार वीडियो खाली देख रहे हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व खुद नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं बनता है गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया आपने, वही सफिशिएंट नहीं होगा, आपको खुद के हाथ चलाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना पड़ेगा। कैलकुलेशन में जितना भी सरदर्द हो रहा है, पर खुद से उसको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। पजल सीटिंग अरेंजमेंट जब सॉल्व करते रहोगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड यहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर दिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो, मतलब ऐसे नहीं कि 2-3 क्वेश्चन कर रहे हो, तो कुछ अच्छे नंबर ऑफ, जैसे 20 क्वेश्चन आपने कभी
DI के कर लिए, 20 सिंप्लीफिकेशन के कर लिए, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करते रहना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डेली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ और आप वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सारी जो इंपॉर्टेंट जो मतलब गैप्स रहते हैं ना, वो आप फिल कर पाओ। ठीक है, बार बार आपको ये भी समझ आए कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है गाइस कि ऐसा नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा किसको आता है, किसकी कौन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे ये आपका चेक होता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, ये तैयारी आपकी यही चेक करती है एट द एंड। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आप जो रैंडमली अगर 8 घंटे आज आपने पढ़ लिया, कल एक घंटा पढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके ही आपका साइकिल चल रहा है। एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले 2-3 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हो क्योंकि थक गए हैं, सारा आज ही कर लिया है कवर। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, सारा आज कर लिया, फिर 2 दिन फिर अब तो आराम करेंगे क्योंकि एक दिन मैंने बहुत पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना, आप 5 घंटे दो, 4 घंटे, 6 घंटे दो और उसके हिसाब से कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो। थोड़ा कुछ टाइम अपने लाइफ का इसमें निकालो और थोड़ा डिसिप्लिन रहो। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारा थोड़ा नहीं बनता है पहले पहले, बट आपको यही आदत बनानी है। ओके, चलिए, तो आपको ये याद रखना है कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ वेरी की रोल, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी प्लान होगा वो किस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको ये चीज समझनी है गाइस, हमारा क्या होता है, एग्जामिनेशन के फेजेस होते हैं डिफरेंट। एक फेज, सबसे पहला फेज होता है जिसमें हमारा सिर्फ लर्निंग फेज होता है, वेयर वी बिल्ड कॉन्सेप्ट, वेयर वी लर्न द चैप्टर्स, वेयर वी लर्न हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, कैसे टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, किसी चैप्टर को अच्छे से कवर करना, मतलब उसके बेसिक क्वेश्चन, फिर आपके मॉडरेट लेवल, फिर उसके डिफिकल्ट लेवल उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कवर करते हैं। तो यही हमारा क्या है, एक पूरा साइकिल चलता है लर्निंग फेज में। फिर आता है आपका जो स्पीड बिल्ड फेज है कि जिसमें आप एक स्पीड बनाते हो, एक्यूरेसी बनाते हो, इंप्रूवमेंट करते हो, रिविजन करते हो। ये फेज आपका डिफरेंट है। कई लोग सिर्फ सिलेबस ही कवर कर रहे होते हैं और दूसरा फेज पे जा ही नहीं पा रहे होते हैं, या फिर वहां जाके वो उतना कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो याद रखिएगा गाइस, जितना सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसी को प्रैक्टिस करते रहना, बार बार उसी साइकिल को करते रहना, वो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फेज 1 आता है जिसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो, जो आपका करंट स्टेज है अभी। ठीक है, इसके अंदर अगेन जैसा कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का जो बेसिक्स है, मतलब उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, नहीं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आप बनते हैं वो सॉल्व करके रखना है। वीक एरियाज को, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए रहना है। सेकंड फेज आपका यहाँ पे आता है जहाँ पे स्पीड बिल्ड आपको करते रहना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस बार बार आप करते रहोगे, तब जाके आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग बनते हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो, आप हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। आपको प्रैक्टिस डीआई पजल ज्यादातर आता है, उस पर फोकस करो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए, आपके स्पीड टेस्ट हो गया, उसे आप प्रैक्टिस करते रहो। एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए। एक दिन मान लो इंग्लिश का दे दिया, नेक्स्ट डे कॉन्ट्स का दे दो, फिर नेक्स्ट डे आप रीजनिंग का दे दो। इस तरीके से आप दे सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर एक दिन में 2 सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। मतलब ये आफ्टर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स वाला फेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आफ्टर द नोटिफिकेशन, जब व्हेन द नोटिफिकेशन कम, अब आपको टारगेटेड वे में प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है। मतलब अब आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को बहुत फोकस पे लेके आओगे, उसमें से सारी चीजें अब आपको यहाँ पे एनालाइज करनी होती है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन हियर, बिकॉज यहाँ पे अब सिलेबस तो कवर कर दिया, उस सिलेबस को एग्जीक्यूट कैसे करें, वो लर्निंग हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे एग्जाम में, ये सब कुछ हम यहाँ से सीखेंगे। आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए रहना है, आपको देखते रहना है कि आप यहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो, इजी सिनेरियो, मतलब आपका पेपर डिफिकल्ट आता है, पेपर आपका डुएबल आता है, दोनों ही समय में सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे एग्जाम के अंदर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे गाइज। ठीक है, तो ये आपको मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला जो आपका फेज रहेगा, थर्ड फेज आफ्टर द नोटिफिकेशन, आपको ये बिल्कुल यहाँ पे कवर करना है। तो ये पूरा फेज में आपका डिवाइड होता है गाइज, आपका जो पूरा टाइम है। अब एक स्टडी प्लान किस हिसाब से होगा, देखो ये तो हो गया कि आपके करना कब कब क्या है। अब वहां पे वो प्लान कैसे रहेगा, जैसे डेली आप रूटीन क्या हो सकता है आपका, देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको पहले ध्यान देना पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप डे 1 से स्टार्ट करिएगा
क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, या तो तीनों ही सेक्शन को एक ही दिन में आप कवर कर सकते हो, या फिर जैसे मान लो यहाँ पे डेली आर्ट्स इनके इंक्रीज करके एक दिन क्वांट्स और एक दिन रीजनिंग कर लो, ठीक है, ताकि ये हो जाए कि आपको ज्यादा हैवी ना हो, ये भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स से स्टार्ट करना है मेंस तक एग्जाम। मतलब बेसिक यही है कि हर उसका चैप्टर का बेसिक पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर उसका मॉडरेट पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो। तो यही आपको साइकिल चलाना है उस चैप्टर के लिए। और जब आप ये पूरा कवर करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तब जाके वो आपका एक टॉपिक कवर हो गया। 4-5 दिन लीजिए एक चैप्टर को कवर करने के लिए और उसको अच्छे से कवर करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आसान आसान अभी कर लेता हूँ, मुश्किल मुश्किल बात के लिए छोड़ दूंगा, नहीं, एक चैप्टर पकड़ रहे हो तो सब पूरा कवर करो, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम रहेगा आपके 1 to 60 डेज तक लीजिए। देखो इसमें आपके कुछ डेज ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग यहाँ पे कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे तैयारी करते हैं। कईयों को जल्दी समझ आ जाता है, कईयों को लेट समझ आता है। नेक्स्ट आपको आफ्टर 60 डेज अब क्या करना है, देखो प्रीलिम्स भी आपका पास आ जाएगा, इसमें हो सकता है नोटिफिकेशन का समय भी नजदीक आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्पीड बनानी है प्रीलिम्स के लिए, आपको एक्यूरेसी लेके आनी है, और मेंस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब बहुत बड़ा टाइम आपको मेंस के लिए नहीं देना है, बट थोड़ा बहुत टाइम आपको मेंस के क्वेश्चंस को देते रहना है, ताकि आपका ना वो वाला हैबिट रहे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स बहुत बार पास कर चुके होते हैं, बट मेंस नहीं क्वालिफाई हो रहा होता है। उसका यही रीजन होता है कि हमने प्रीलिम्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आसान लेवल के, बट मुश्किल लेवल के सॉल्व नहीं होते हैं हमसे, क्योंकि हमने उतनी तैयारी ही नहीं करी उनकी, हमने उनमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। तो कहां से स्पीड वहां पे भी आएगी और कहां से हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो ये भी साथ के साथ करना है। तो अब आप क्या करोगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको कवर करते रहना है, वही आप यहाँ पे टाइम अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, बट 2 आवर्स आपका इनफ रहता है डेली के हिसाब से। मेंस की प्रैक्टिस में क्योंकि आपके क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे में एक ही पजल समझ आ रही है और उसी का सॉल्व हो रहा है पूरा, तो इसलिए टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। इस टाइम को आप ऑल्टरनेट भी यूज कर सकते हो कि चलो क्वांट अलग दिन पढ़ लिया, रीजनिंग अलग दिन पढ़ लिया, फिर इंग्लिश अलग दिन पढ़ लिया, ऐसे भी आप कर सकते हो मेंस की प्रैक्टिस के लिए। फिर अब आपका आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर आपको यहाँ पे भी करना है, मतलब आपको अभी स्टार्टिंग के 30 मिनट्स के आसपास आप थोड़ा करंट अफेयर को भी करते हुए रहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, करंट अफेयर आप कवर करते रहिए। मतलब ऐसा करना है कि थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते चलते रहे हैं डेली डेली, और वीकेंड पे थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया। अभी आपका स्टार्टिंग ही चल रहा है, ठीक है। मेजर फोकस आपका इन पे रहेगा, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे 30 मिनट्स निकाल के अपना यहाँ पे दे सकते हो। अब उसके बाद आफ्टर जो 60 डेज होगा उस पर आपको करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना है। 45 मिनट्स आपको ये वाले लगाने हैं जहाँ पे आप करंट अफेयर से ओनली क्या करोगे, ओनली आप करंट अफेयर को मतलब डेली जो आपका है वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये 60 to 90 डेज का ही टाइम है, मतलब वो 1 मंथ के, जब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि हम अभी अनसर्टेन है चीजें, ठीक है। तो आपको डेली करंट अफेयर करते हुए चलना है, उन्हीं को रिवाइज करते चलना है, ठीक है, और वीकली भी रिवाइज करते हुए चलो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 1 आवर आपको सेक्शनल टेस्ट के लिए भी देना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप डेली करोगे। रीजनिंग का 1 दिन दे दो, फिर क्वांट्स का 1 दिन दे दो, फिर इंग्लिश का 1 दिन दे दो। प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों आपको यहाँ पे कवर करना है। सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो मेंस लेवल भी दो और प्रीलिम्स लेवल दोनों ही दो। साथ में आपको यहाँ पे अब क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ प्रीलिम्स लेवल तक के आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखने हैं, प्रीलिम्स लेवल का ही ओनली, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपके एनालाइज करने के लिए भी टाइम लगता है, तो थोड़ा 2 आवर्स आपने दे दिए, तो 60 to 90 डेज आप डेली यहाँ पे एक एक प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है वो भी देंगे, या फिर ऑल्टरनेट पे आप देंगे। ये डिपेंड ही करता है कि प्रीलिम्स की डेट कितनी नजदीक है उस पर, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे प्रीलिम्स के एग्जाम में बचे हैं कितने दिन, 25 to 30 डेज। तो यहाँ पे टारगेटेड प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है कि मतलब दिन में 2 बार आप, मतलब दिन के 2 मॉक टेस्ट आपने लगाए, उससे आप एनालाइज कर पा रहे हो। बट अगर आपके चैप्टर ही वीक हैं फिर क्या होगा, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, फिर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि कई लोग इस चीज को फेस करते हैं कि हम मॉक टेस्ट तो बहुत सारे देते हैं मैम, फिर भी हमारे जो स्कोर हैं वो इंप्रूव उसमें नहीं आ रहा है, घटते जरूर जा रहे हैं पर बढ़ नहीं रहे हैं। तो ये तभी होता है जब हमने वो टॉपिक्स ना नहीं कवर किए अच्छे से, या फिर जो इम्प्रूवमेंट मैंने प्रीवियस टेस्ट में मुझे समझ आया कि मुझे करना चाहिए, वीक एरियाज जो मुझे वहां समझ आए, मैंने उनको रियली में इम्प्रूव किया ही नहीं। हम सिर्फ आगे बढ़ गए, टेस्ट दिया आगे बढ़ गए, टेस्ट दिया आगे बढ़ गए। ये एनालिसिस तभी लिखा होता है, इसका मतलब यही होता है कि समझो, पहचानो और उस पर वर्क करो। अगर आपने वो वर्क ही नहीं किया
तो आपको हमेशा सेम टू सेम ही रिजल्ट मिलेगा विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यही हम स्किप करते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपको, देखो आप लोग खुद को खुद से अच्छे से मतलब खुद अच्छे से जानते हो खुद को, ठीक है, और कोई आपको नहीं बताएगा आके। तो आप समझिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सी कमी है आपके उसमें, आपकी तैयारी में, उसको इम्प्रूव करोगे तो जाके आपको यहाँ पे चीजें पॉजिटिवली देखने को मिलेंगी। ठीक है, वही साइकिल चलाते रहोगे पुराना वाला तो वो नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ये चीज है गाइस। ठीक है, अब ये आपका हो गया 90 डेज मतलब नोटिफिकेशन है एग्जाम से पहले का। मैंने आपको बताया अगर प्रीलिम्स में 20-25 दिन होंगे, उसमें डेली आपको 1 से 2 प्रीलिम्स के टेस्ट आपको देते रहने हैं, बट वो कब देने हैं, किस तरीके से देने हैं, मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कि आप जो मेंस वाला पार्ट है उसे कम प्रैक्टिस करो क्योंकि हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे हो जाता है, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो फेज आएगा आफ्टर प्रीलिम्स जो फेज आएगा, फिर ऑब्वियसली आपको वहां पे मेंस के लिए फोकस करना है। फिर जब आप करंट अफेयर करोगे तो आप पूरा करंट अफेयर का रिवीजन बहुत अच्छे से करोगे, मंथली रिवीजन करोगे, एमसीक्यूज करोगे, सारी ही चीजें आप फिर करोगे। ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स फिर सारी चीजें आ जाती है। मेंस के लिए आपको अच्छे से सेक्शनल टेस्ट पे ध्यान देना है, सेक्शनल स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आपको यहाँ पे आगे ध्यान देते रहना है। उसी तरीके से फिर वीक में 2 या 3 आप क्या बोलते हैं उसको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये पूरा पार्ट आपका रहेगा। आप प्रिपरेशन यहाँ पे अपना बैंकिंग एग्जाम्स महापैक को कंसिडर कर सकते हो अगर आप ये सोच रहे हो कि कहाँ से तैयारी करें, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है इन सारे ही फील्ड्स के अंदर। ये सारी ही चीजें जो है आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी गाइज, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पार्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका यहाँ पे एक पार्ट आता है। ठीक है, अब देखो ये वाला, देखो मैंने यहाँ पे पूरा आपको ये कवर किया कि इस समय को आपको कैसे यूज करना है, वो पूरा पार्ट था। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एसबीआई पीओ का एक मेंस का पार्ट होता है, तो ये आप प्रीलिम्स के बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी यहाँ पे कोई मतलब आपको ठीक है, मतलब सही टाइम आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने का, बट तैयारी जरूर करके जाना। ठीक है, तो ये आपको सारे यहाँ पे एसबीआई पीओ के हिसाब का भी फॉर्डर मटेरियल मिलता है। मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल के, और यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको ये मिलेगा। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, साथ ही आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको यहाँ पे प्रीलिम्स टू मेंस लेवल सारे। ठीक है, और इसमें एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज। ठीक है, चलिए, और आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो किस तरीके से आपको कोर्स दिखता है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस इज edutap.in वेबसाइट, एंड कोर्सेज पे आपको जाना है बैंकिंग कोर्सेज, तो बैंकिंग कोर्सेज पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको ये देखना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा कोर्स यहाँ पे विजिबल हो गया। यहाँ पे नो मोर पे जाके आपको जो आपके डेमो लेक्चर्स हैं वो भी विजिबल हो जाएंगे। सो इफ यू आर समवन जो आप आरबीआई के लिए भी तैयारी करने का ट्राई कर रहे हो, तो आप एक कॉम्बो कोर्स ले सकते हो जिसमें आपका बैंकिंग पूरा इन्वॉल्व है और आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 आपका इसके अंदर इंक्लूड हो रखा है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो गाइस। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड यूज दिस टाइम एफिशिएंटली, बिकॉज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपने इस टाइम में अच्छे से फोकस किया, सिलेबस कवर किया और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दिया, इंप्रूवमेंट करते रहे अपनी गलतियों पर, तो आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर, एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा जो एक एग्जाम प्रेशर होता है फिर आपको नहीं फील होगा, और आप अपनी अगेन प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहोगे, रिविजन करोगे, और आपको इनफ टाइम मिलेगा अपने प्रीलिम्स के स्कोर को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और सो यहाँ पे आप सभी को ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन, बट रिमेंबर दैट दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, एंड अब यहाँ पे आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद करोगे तो भाई अब लेट भी हो सकती है। ठीक है,